Good morning, class 12th student. I am Mrs. Roy from Sri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Today I am going to start इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र में क्या कंडीशन थी हम उसके बारे में बता रहे हैं. सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ टर्म that describes the status of industrial sector during the British rule. It implies two things. ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश टाइम पे जो हमारी इंडस्ट्री की जो कंडीशंस थी वो किस तरीके से थी, और इसको दो बातों में इम्पायर्स टू थिंग्स में बोला गया है. फर्स्ट क्या था? डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्या था? ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, जो पॉलिसीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है, उन्होंने क्या कर दिया था, रॉ मटेरियल जो थे वो हमसे लेते थे, और अगर हम हैंडीक्राफ्ट की कोई भी चीज़ें बना के जब बाहर हम भेजना चाहते थे तो उसके लिए वो टैक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लिया करते थे. यानी 100 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ होती तो अप्रॉक्स 50 रुपीज़ वो टैक्स लिया करते थे. तो उन्होंने ये पॉलिसीज़ की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी करी जिससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क था वो पूरा ख़त्म हो गया. सेकेंड पॉइंट था ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अब इसमें क्या था कि जो निवेश के जो अवसर थे, यानी जो इन्वेस्टमेंट के थे, जो के अवसर ही नहीं थे हमारे पास, जिसके कारण जो था हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था. मतलब उसमें हम कुछ आगे कर ही नहीं पा रहे थे. अब डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट लाइक जो हमारे हैंडीक्राफ्ट का समय था वो पतन कैसे हुआ. क्या था? Prior to the British rule, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality. अगर आप देखें तो आपने पढ़ा हुआ है तो ब्रिटिश शासन से पहले हमारे जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी वो पूरी पूरी दुनिया में मशहूर थी, बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए ये पूरे में क्या थी, फेमस थी. बट क्या था? बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड टू द डिके. लेकिन ब्रिटिश राज ने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने सोच लिया कि इंडिया की ये चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट के जो वर्क है उसको ख़त्म करना है, किसी ने इसका पतन करना है, तो उसने ऐसा ही किया. इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड इन दिस रिगार्ड. अब उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने हमारा कर दिया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमारे पतन में कर दी थी. उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जो आर्थिक और मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कुछ पॉलिसीज़ थी जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगी, जिसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो पूरा ख़त्म होता चला गया था. मतलब पूरी इंडस्ट्री हमारी जो थी, जो हमारी औद्योगिक इंडस्ट्रीज थी वो इंडस्ट्री वो पूरी ख़त्म हो रही थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर स्पॉइल कर दिया था. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने आपको पहले बताया कि उस टाइम पे हमारा हैंडीक्राफ्ट का वर्क था. हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में मशहूर था, बट उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया. और भी जो नए मॉडर्न टेक्निक की चीज़ें आ रही थी वो, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम निवेश कर सके, और वो भी हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो भी हमारी ख़त्म हो गई थी. हमारे साथ किया था उन्होंने, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी उनको ख़त्म करने का पूरा करा था उन्होंने. उद्योग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने जो हमारा जो रॉ मटेरियल था वो क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि हमें रॉ मटेरियल जो चाहिए उसके लिए सबसे अच्छी मार्केट क्या है, इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले लेते थे, खरीद लेते थे. और उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई. क्या पॉलिसी? उन्होंने बहुत सारी हर चीज़ के लिए एक पॉलिसी बनाई कि हाँ भी हम चलो इसमें करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, किस ट्रेडिशनल से वो करेंगे. उन चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी सी पॉलिसीज़ बना दी. फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने क्या बना दी है, ये ट्रैफिक पॉलिसी थी. जो स्टेट थी वो क्या थी, पहले इसमें था कि द ट्रैफिक फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया. अब उन्होंने बताया कि भाई बिना किसी शुल्क के, निर्यात शुल्क के भारत से कच्चे माल को मंगा लेते थे कि भाई हाँ भी आपको कोई निर्यात शुल्क नहीं है. उसके बाद वो जो रॉ मटेरियल से जो चीज़ बनाते थे, जो भी उन्होंने बनाया, ट्रैफिक फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया. अब देखो इंडिया के लिए क्या था कि सबसे बड़ी बात ये थी, धंधा जो हमारा बिजनेस था हैंडीक्राफ्ट वो ख़त्म हो रहा था. तो उन्होंने कहा कि चलो कम से कम कुछ ये था, फोर्सफुली है जो भी है, कम से कम हमारा जो रॉ मटेरियल है वो खरीद तो रहे हैं. अब उसको खरीदने के बाद वो क्या करते थे, बिना किसी आयात शुल्क के ब्रिटिश जो थे वो जो आपका था भारत में वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे वो इंडिया में इम्पोर्ट किया करते थे. अब इसका क्या रीज़न हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय बाज़ार में, जो भारत की जो मार्केट थी उसमें क्या होगी, ब्रिटिश की जो बनाई हुई चीज़ें थी उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ती गई. एंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट
started losing the domestic as well as foreign market. फॉरेन मार्केट डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वॉज रिजल्टेड. अब अगर हम उनके हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी उसकी डोमेस्टिक मार्केट में ही कोई उसको खरीद नहीं रहा था, यानी बिक्री बिल्कुल ख़त्म होने लग गई थी. और जो हमारा बाहर के देशों में तो जाना ही नहीं पॉसिबल हो पा रहा था क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा उन्होंने लगा रखा था. जो हम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे तो ब्रिटिश ने काफ़ी टैक्स लगा रखा था कि अगर आपको बाहर भेजना है तो उसके लिए इतना टैक्स देना पड़ेगा. मैंने बताया था पहले भी, अप्रॉक्स कम से कम समझ लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी तो उसको 50 रुपीज़ में टैक्स देना पड़ता था. तो भारत का एक हैंडीक्राफ्ट पूरा क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा ख़त्म. भारत का हैंडीक्राफ्ट पूरा जो उन्होंने पूरा पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने पूरी ख़त्म कर दी है. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, डिसअपेयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल. नवाब, राजा, प्रिंसेस, उस टाइम पे क्या थे हमारे जो जो थे राज दरबार जो थे वो ख़त्म कर दिए उन्होंने, ख़त्म हो गए धीरे धीरे. पहले टाइम में आपको पता है राजा महाराजाओं का टाइम चला करता था, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो राजा महाराजाओं के टाइम चला करते, नवाब, राजे महाराजे, शहनशाह, इन सब का सम्राटों का था. तो उन्होंने कहा था ब्रिटिश जो पहले वो लोग क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट का सामान बहुत इस्तेमाल करते थे और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें लिया करते थे और उनको हम लोग दिया करते थे और वो बनाने के लिए बोला करते थे कि आप बनाओ, हम इसको लेंगे. और उन्होंने हमें क्या कहते थे, सपोर्ट दे रखा था, एक तरीके से पूरा सपोर्ट दे रखा था. धीरे धीरे उनका ख़त्म हो गया, उनका पतन हो गया. अब जिसके कारण क्या होगा, पूरा जो हमारा मार्केट है हैंडीक्राफ्ट का, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन जो भी थी वो सारी खत्म हो गई. द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इम्पायर, द एंड ऑफ द प्रिंसी कोड, princely rule empire, the end of the princely can constantly एंड द हैंडीक्राफ्ट स्टार्टेड डिके. अब उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क था वो ख़त्म हो गया. जिनको हम भेजा करते थे, ब्रिटिश शासन ने क्या किया, जो राज नवाब राज सरकार जो नवाब थे, शहनशाह थे, उनको ख़त्म कर दिया. दरबार भी ख़त्म हो गए. इस तरीके से आप देखा जाए तो उनका जो हैंडीक्राफ्ट का था वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि वही लोग ख़रीदा करते थे अपने दरबार को सजाने के लिए, अपने राजमहल को सजाने के लिए उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे. नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट. अब मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन हो गया. क्या था कि मशीन मेड प्रोडक्ट का मतलब मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड गेव अ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया. जो मशीन प्रोडक्ट बनाते थे ब्रिटेन जो बनाता था वो उसकी कॉस्ट क्या थी, लो थी. मशीनों द्वारा बनाया जा रहा था, उसकी कॉस्ट क्या थी, लो थी. लेकिन अगर आप ये देखा जाए तो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाई जो हाथों द्वारा बनाई गई थी वो थी बहुत मजबूत, लेकिन क्या था उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी. तो मार्केट में हमारा हैंडीक्राफ्ट जो इंडियन बने हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें थी वो टिक ना सकी क्योंकि मशीनों की अगर देखा जाए तो गुणवत्ता और सब चीज़ें जो ज़्यादा हो गई और वो और उसने जो मार्केट में पकड़ थी जो मशीन मेड प्रोडक्ट की उसने ज़्यादा कर ली, जिससे हमारे जो चीज़ें थी वो ख़त्म होती गई थी. इससे भारत का जो व्यापार था हैंडीक्राफ्ट का वो ख़त्म होता गया. न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड. अब क्या था, नेक्स्ट पॉइंट अगेन न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड. ओइंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर a new class emerged in India which was keen to the adopt the western lifestyle. अगर हम देखें तो क्या था, जब ब्रिटिश कल्चर आया तो लोग क्या थे, भारत में कुछ ऐसे नए जनरेशन थी, नए वर्ग थे जिन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने रखने लगे और उनकी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते उनकी जो चीज़ें थी उनमें रुचि रखने लग गए. इसके फलस्वरूप घरों में क्या था, मशीन मेड प्रोडक्ट जो ब्रिटेन के बने हुए प्रोडक्ट थे वो ज़्यादा आने लग गया. जो हैंडीक्राफ्ट की जो अपने देसी बने प्रोडक्ट थे, इंडियन की बनी मार्केट थी वो ख़त्म होती गई, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे. आज भी अगर देखिए हम बहुत सारे लोग सभी अपने घरों में देखिए हम बहुत सी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो इंडियन की नहीं होती, लेकिन वो कल्चर हमारा नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको पहन रहे हैं, घर में रख रहे हैं. और ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे इंडियन मार्केट है वो ख़त्म होती जा रही थी. तो ऐसे ही उस टाइम पे भी हमारी इंडियन मार्केट जो थी वो ख़त्म होती गई. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया. अब क्या था, रेलवे का जैसे इंट्रोडक्शन हो गया. अब विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट ऑफ द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडर टू एक्सपेंड द वाइल. अब उन्होंने क्या था, जैसे ही रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, अब उसमें क्या थी, लोग जो रेलवे इंट्रोडक्शन होने से क्या उन्होंने ब्रिटेन ने वहाँ पर रेलवे का लाइनें बिछवाई थी जहाँ पर उनको अपनी मार्केट करनी थी. तो उससे क्या था, ये जो अपनी बनी हुई वस्तुएं जो थी वो रेलवे के थ्रू वहाँ तक पहुँचा रहे थे
और मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और जो हमारे इंडियन जो बाज़ार के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो बेचारे लेके जाते थे लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते थे। तो हमारा जो वर्क था वो सिकुड़ के रह गया एक ही जगह पर। मान लीजिए छोटे से इलाके में हम बेच रहे थे, लेकिन वो क्या थे, क्योंकि रेलवे लाइन उन्होंने बिछा रखी थी अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए, उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी। तो वो रेलवे लाइन बिछाने होने के कारण वो वहाँ तक अपने मार्केट को पहुँचा पा रहे थे और अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे थे, जिससे हमारा क्या था, भारतीय जो वो प्रोडक्शन था वो कम होता गया। अगर हम नॉर्मल बात करें तो अगर हम ये देखें कि हमारे भारत में दो तरीका का हमारा एक तरीके से शोषण हुआ था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। हमने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया, अब हम इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले क्या था, उन्होंने जो रॉ मटेरियल लिया, वो रॉ मटेरियल उन्होंने लिया था सिर्फ और सिर्फ हमारे से ख़रीदने के लिए। और ये लेकर क्या करते थे, ये खरीद ले जाते थे और उसके जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट जो बनाते थे वो हमारे मार्केट, यहाँ पर इंडियन मार्केट में आके बेचा करते थे, जिससे हमारा पूरी तरीके से पूरा इंडस्ट्री जो थी वो एक्सपॉयल हो गई है। अब एक्सपायर होने के बाद अब क्या था, जब हमारी पूरी इंडस्ट्री एक्सपायर हो गई, अब हमारे क्या था कि हमारी जो ग्रोथ थी वो कम हो गई। अब जो हमारी जो ग्रोथ थी वो पूरी कम होती चली गई। अब ब्रिटिश में क्या था, ब्रिटिश राज में जो हमारा जो नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी वो भी अगर देखा जाए तो 19 सेंचुरीज़ आई, उसमें कुछ चीज़ों में हुआ हमारा, हमने कोशिश करी करने की। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, देखिए पहला कहता है सम इंडस्ट्रीज़ वर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी के बारे में हम जानते हैं, उनका जो हुआ था इस्टेब्लिशमेंट 1907 में हुआ था। तो ऐसे शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज़ थी, अब इनके इस्टेब्लिश हुए। लेकिन क्या था, अब ये सब चीज़ें भी हमारी क्या थी, धीरे धीरे ख़त्म होती गई, क्योंकि हम देखो ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी चीज़ें बन रही थी, हम बना रहे थे, लेकिन हमारे पास उतना निवेश करने के लिए कुछ था ही नहीं। हम उसमें इतना ज़्यादा लगा ही नहीं पाते। सबसे पहले पॉइंट ये था कि हम ना इसको हमने इंडस्ट्री को बना तो दिया, लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जो होती दे वर एस्टैब्लिश इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद इंडस्ट्रियल जो गुड थे, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे, फर्स्ट और सेकंड में। इसके बाद हमने इंडस्ट्री करी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हमारी इंडस्ट्री इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। द स्टेट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी लिमिटेड। बहुत ही कम था राज्यों का जो पार्टिसिपेशन था मॉडर्न मतलब जो नई टेक्निक को समझने का, वो बहुत ही कम था। और जिसके कारण जो थे एरिया जो है लार्ज नहीं हो पाया। लेकिन जो ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे वो लार्ज हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, क्योंकि ये एरिया वाइज अगर देखा जाए, हमने आपको बताया ब्रिटिश ने वहाँ पर रेलवे लाइन की इस्टेब्लिशमेंट करी थी, वहाँ पर बिछाई थी जहाँ पर ये अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, रेलवे हो गया, पावर जनरेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हो गया, उन्होंने करा द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करा, ताकि हम अपने बिजनेस पे बात कर सके, कम्युनिकेशन करके हम सेल कर सके। नेक्स्ट था कि कोई कैपिटल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड ऑफ नेम, कोई भी जो कैपिटल गुड्स था हम नहीं बना रहे थे। हम कैपिटल गुड्स कहाँ से लेते, बाहर से खरीद रहे थे। बाहर से खरीदने पर पता है आपको, हम बाहर से बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से खरीद रहे थे, उसके लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, वो चीज़ भी नहीं थी। जिससे हमारे ना ही हमारे इधर हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए गए थे। हम जो भी कैपिटल गुड्स जो बना रहे थे, जिससे मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें जिससे हम अपनी चीज़ों को बनाएं, वो मशीनें भी हम क्या कर रहे थे, बाहर से लेकर जा रहे थे। जिस तरह से हमारा एक तरीके से देखा जाए जो औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो एक तरफा बना ही रह गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसे जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगाई थी, टैरिफ पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसकी वजह से हो गया। अब ना हमारा जो हमारा औद्योगिक जो क्षेत्र था, इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। उसकी जो देखा जाए तो उसका भी निराशाजनक ही था, कुछ भी नहीं हो पाया था। से थर्ड था जो कैपिटल गुड्स थे वो हम बाहर से मंगा रहे थे, हमारे पास नहीं था। और हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, वो ख़त्म हो गई थी। तो उस समय हमारी कंडीशन, इसीलिए हमारी जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल डाउन चली गई। ना तो हम एग्रीकल्चर में कुछ कर पा रहे थे, ना ही हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही कुछ कर पा रहे थे। तो उस समय, आज़ादी के समय, हमारी कंडीशन और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, स्टैग्नेंट इकॉनमी थी। इसी चक्कर में, क्योंकि रुकी इकॉनमी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं थे, वहाँ से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।